इज्जत करा रहे हो। चलिए, ट्रांसलेशन का मतलब, ट्रांसलेशन में दो चीजें होती हैं। पहली बात, एक होता है पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन और एक होता है वर्ड का ट्रांसलेशन। ठीक है, वर्ड का ट्रांसलेशन मतलब जैसे वर्ड की मीनिंग। अच्छा, इसमें भी देखिए, इसमें दो वर्ड्स होते हैं, एक प्रॉपर होता है और एक कॉमन होता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं हिंदी में मोहन, क्या लिखता हूं? मोहन, तो ये हिंदी का नाम है, और अंग्रेजी में मैं किसी को लिखता हूं जॉन। ठीक, तो ये हिंदी अल्फ़ाबेट में, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है। लेकिन इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि मोहन नाम के व्यक्ति नॉर्मली भारत में पाए जाते हैं और जॉन नाम के व्यक्ति उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे लोग अंग्रेज लोग रहते हैं। तो इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे MOHAN, यानी इसका साउंड और इसका साउंड मैच कर जाना चाहिए। M से म, O से O, H से ह, A से वगैरह वगैरह, साउंड मैच करा देना है। यानी जिस अल्फ़ाबेट से साउंड मैच करके आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये वर्ड का हो गया। लेकिन इसको अगर आप हिंदी में लगा दें, जैसे ज, ओ जो लिखिए चाहे जौ लिखिए, थोड़ा सा अपना समझ लेना है। और इसमें ह नहीं आता है, कुछ ना कुछ नाम में लोचा होता है, तो इसको लिखते हैं हम लोग जॉन। ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखते हैं जोहन, लेकिन इसमें ए नहीं है तो इसलिए ह पूरा नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो नाम का ट्रांसलेशन हो गया। अब लेकिन कॉमन में क्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा आलू, तो अंग्रेजी इसको क्या बोलेंगे? पोटैटो। और अगर पोटैटो लिखा होता तो हम इसको क्या बोलते? आलू। तो ये हो गया शब्दों का रूपांतरण एक भाषा से दूसरी भाषा में। अब हम लोग वाक्य के रूपांतरण की बात करेंगे। तो वाक्य का रूपांतरण करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि दो भाषाओं के वाक्यों की संरचना में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अच्छा, मेनली हमें दो भाषाओं पे फोकस करना है। क्या, कौन कौन सा? हिंदी और इंग्लिश। तो पहले उसकी भाषाओं में शब्दों के बारे में समझ लीजिए। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैं अभी अपने घर पर छात्रों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब चलिए यार इसको समझते चलिए एक एक करके, थोड़ा फास्ट वे में। कौन पढ़ा रहा है? ये सब्जेक्ट हो गया। कब पढ़ा रहा हूं? अभी। कहाँ पढ़ा रहा हूं? अपने घर पर। किसको पढ़ा रहा हूं? और मैं क्या कर रहा हूं? क्रिया। अब जरा गौर कीजिए, इंग्लिश वर्ड ऑर्डर तो आप लोग सीख चुके हैं। ठीक, तो अगर इंग्लिश वर्ड ऑर्डर सीख चुके हैं तो आपको सबको पता होगा क्या, कि सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, पहचान उसमें बता दिया है मैंने। तो इसको तो मान लीजिए मैंने, अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ठीक, चलिए फिर मैं इसको, अब पहले इसको यहीं पे लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। चलिए, कब? अभी। अभी का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? नाउ। अपने घर पर का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? एट माई होम या एट माई हाउस। अब ये कैसे हुआ, एट क्यों लग गया, ये सब हम लोग वर्ड ऑर्डर को अभी कंटिन्यू करेंगे। वर्ड ऑर्डर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं उसमें वर्ब वगैरह सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। इसके बाद आइए, किसको पढ़ा रहा हूँ जी? स्टूडेंट्स। और पढ़ा रहा हूँ, एम टीचिंग। अब जरा गौर कीजिए, हिंदी वाला वाक्य तो समझ में आ रहा है ना। अगर मैं हूबहू उसी को ऐसे ही उतार दूं, सारे वर्ड्स का ट्रांसलेट, मैंने अभी सिर्फ एक ही काम किया, वर्ड को ट्रांसलेट कर दिया। मैंने बताया ना, पहले वर्ड उसके बाद सेंटेंस। अब जरा पढ़िए, आई नाउ एट माई होम स्टूडेंट्स एम टीचिंग। इंग्लिश वर्ड ऑर्डर के अनुसार ये सही है क्या? पहले तो क्रम ही सही नहीं है, और जब क्रम सही नहीं है तो इसका कोई आप मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना था? इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना था। यही एक स्टेप उल्टा चले जाइएगा तो इंग्लिश से हिंदी हो जाएगा। अब चलिए, आप सबको पता है कि ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद हम किसको लगाते हैं? वर्ब को, एम। इसके बाद ऑब्जेक्ट को, इसके बाद प्लेस, और इसके बाद टाइम। अब देखिए, ये मिल गया ना। तो आपको किस चीज़ में इसने सहायता की? आपको इसने सहायता की एक तो वर्ड को अरेंज करने में। अगर हम केवल इस तरीके से टुकड़े में आपको देते और कहते इसको अरेंज कीजिए तो आप कर लेते कि नहीं? लेकिन ये सहायता एक चीज़ और में आपको कहाँ मिल गई? ट्रांसलेशन में मिल गई कि नहीं मिल गई? तो अब आपने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट किया तो कैसे किया? वर्ड ऑर्डर की सहायता से। और वर्ड ऑर्डर की सहायता से आपको बस क्या करना था? हर शब्द का दो चीज़ पता करिए, पहले तो उसका इंग्लिश, और दूसरा ये पता कीजिए कि वो क्या क्या कर रहा है।
ये कौन का उत्तर, ये कब का उत्तर, ये कहाँ का उत्तर। और वर्ड ऑर्डर में तो मैंने सब कुछ ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि प्लेस कहाँ रखेंगे, टाइम कहाँ रखेंगे, मैनर कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ यहाँ पे, और फिर उसके बाद उल्टा भी करके दिखाऊंगा, इंग्लिश से हिंदी भी करके दिखाऊंगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये आपका सब्जेक्ट हुआ है ना, हिंदी का सब्जेक्ट और इंग्लिश का सब्जेक्ट एकदम क्या है, सेम जगह पर है। अब आइए पहले ये एक वर्ड हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ, ठीक। अब जरा गौर करते जाइए, इंग्लिश में यहाँ तो हम लोग ट्रांसलेट कर दिए हैं, यानी 4 3 2 1 ऐसे ही है ना, लेकिन हमने इसको अरेंज किया तो कैसे हो गया, ये यहाँ आ गया चौथा, यहाँ आ गया तीसरा, यहाँ आ गया दूसरा और यहाँ आ गया पहला, ठीक। यानी कि केवल सब्जेक्ट को अगर हमने छोड़ दिया तो सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद बाकी सारी चीज़ें कहाँ चली गई, एक दूसरे के अपोजिट। चलिए इसको एक ऐसे ट्रिक से समझिए, ये मान लीजिए एक ट्रेन है, क्या है, ट्रेन है, ये ट्रेन का इंजन है और ये सारी ट्रेन की क्या है, ट्रेन के डब्बे हैं, ठीक। ये ट्रेन मान लीजिए एक स्टेशन से चली, एक स्टेशन से, स्टेशन 1 से, और स्टेशन 2 पे जाके इंड हो गई, मतलब अब उसके आगे वो ट्रेन नहीं जाएगी, अब फिर वो वहाँ से क्या आएगी, वापस आएगी। जैसे मान के चलिए कि 2 डेस्टिनेशन के बीच में, मान लीजिए कलकत्ता और दिल्ली के बीच में कोई ट्रेन चलती है, तो दिल्ली से तो आगे जाने का रास्ता है लेकिन कलकत्ता से आगे जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन दिल्ली से आगे जाने से रास्ते से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि ट्रेन अगर वहाँ से आगे की नहीं होगी, वो वहीं जाके इंड हो जाती होगी, तो फिर वहाँ से वापस कलकत्ता आएगी, और फिर जब कलकत्ता जाएगी तो कलकत्ता से ट्रेन घूम के कहाँ आएगी। तो क्या कलकत्ता जाने के बाद ट्रेन ऐसे घूम जाती है, नहीं, इस इंजन को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। वैसे तो मान के चलिए आगे वहाँ ब्लॉक हो जाता है तो थोड़ा पीछे लाना पड़ता है इसको, फिर उसके बाद उपाय है वो छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ रास्ता ब्लॉक नहीं है लेकिन ट्रेन यहीं पे जाके फिनिश हो गई, इसका डेस्टिनेशन वही है। अब इसको वापस चलना होगा तो हम क्या करेंगे, ट्रेन के डब्बे को निकालेंगे और यहाँ ला के फिट कर देंगे। अब गौर करो, जब ये इस दिशा में जा रही थी तो जो पहली बोगी थी, अब जब ट्रेन इस दिशा में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, लास्ट, यानी ठीक उल्टा क्रम हो जाएगा कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे समझ लो, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इंजन होता है ट्रेन का, और बाकी बोगी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर हिंदी में ये 1 नंबर पे है तो ये इंग्लिश में लास्ट नंबर पे चली जाएगी, और जो लास्ट में है वो 1 नंबर पर चलाएगा, ठीक। और उस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन बनाना और भी आसान है। यानी अगर वर्ड ऑर्डर याद है तो वर्ड ऑर्डर पे बैठा के बना लीजिए कि पहले सबकी इंग्लिश लिख लो और फिर उसको वर्ड ऑर्डर के अनुसार पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब सबको अरेंज कर लो। और अगर दूसरा तरीका कि सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए और बाकियों को उल्टा कर दीजिए, लेकिन इस वाले में ना 1-2 जगह जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में या कहीं कहीं छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, उसके लिए तुमको वर्ड ऑर्डर के रूल्स याद रहने चाहिए। तो इस रूल को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, रूल ऑफ 180 डिग्री। क्यों दिया है, अब जरा गौर करो, ये लाइन इस दिशा में जा रही है और इस लाइन को हम पूरा अपोजिट मोड़ दें, तो मान के चलिए कि मैं ऐसे हूं और मेरा मुंह अब इस तरीके से हो जाएगा, तो मैं कितने डिग्री पे रोटेट कर गया, 180 डिग्री पे। तो आप इस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिएगा तो बाकी सारी चीज़ें कैसे रोटेट हो जाती हैं, 180 डिग्री। तो इसीलिए मैंने इस रूल का क्या नाम रख दिया है, रूल ऑफ 180 डिग्री। अब इसको मैं थोड़ा सा एक इंग्लिश से हिंदी करके दिखा देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब इसके बाद जब ये मैंने प्रोसेस बता दिया, इसके बाद मैं आपको क्या बताऊँगा, इसके बाद मैं बताऊँगा कि अगर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं तो आप उसको पहचानेंगे कैसे, और स्टेप आपका क्या होगा सबसे पहले, उसके बाद उस स्टेप में आपको कहाँ दिक्कत आएगी, सब्जेक्ट वगैरह बाकी सारी चीज़ें तो लिख लेंगे, दिक्कत आएगी वर्ब में। क्यों दिक्कत आएगी वर्ब में, क्योंकि उससे टेंस जुड़ा हुआ है, उससे वॉइस जुड़ा हुआ है। तो आप पता कैसे लगाएंगे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, और अगर ये पता लगा लिए तो ये कैसे पता लगाएंगे कि सेंटेंस किस टेंस में है। और जब वॉइस और टेंस दोनों पता चल गया तो अब हमें ये पता लगाना होगा कि उस वॉइस और उस टेंस में वर्ब का फॉर्म कैसा होता है, ठीक है। तो ये अभी मैं सिखा दे रहा हूँ, इसके बाद इन डिटेल हम लोग कब चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में, कि स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले आप वर्ब पहचानिए, वर्ब के बाद सब्जेक्ट पहचानिए। जब सारा पहचान जाइए तो उसको इस वे में रख दीजिए, सब्जेक्ट पहचान गए, वर्ब पहचान गए, लेकिन वर्ब का टेंस और वॉइस नहीं पहचाने तो वो कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट की सहायता से। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं इसको, अब देखिए इंग्लिश से हिंदी करते हैं। हमने क्या सीखा, रूल ऑफ 180 डिग्री। तो जब इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं तो 180 डिग्री लागू है, तो इंग्लिश से हिंदी भी करेंगे तो 180 डिग्री लागू होगा। लेकिन एक हिंदी का वर्ड ऑर्डर होता है, उसको भी आप समझ लीजिए। हिंदी का वर्ड ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले कर्ता, सबसे पहले, हाँ, इसके बाद आता है समय, क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, स्थान,
इसके बाद क्या होता है? तरीका। इसके बाद आता है सजीव कर्म, सजीव। इसके बाद क्या आता है? निर्जीव कर्म। और तब आती है क्रिया। तब क्या आता है? क्रिया। समझ भाई? क्रिया मतलब वर्ब। ठीक। कर्ता की पहचान होती है कौन? किस, क्या पहचान होती है? कौन या किसने। कौन या इसका कब, इसका कहाँ, इसका कैसे, ये किसे, किसको या किससे। ठीक है। या किसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं, किसके लिए। ये हो गया क्या, और ये हो गया हमारा कार्य या इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब अगर हम लोग एक इंग्लिश का वाक्य लिखते हैं, जो मैंने वाक्य लिखता हूं उसी को मैं रिपीट करता हूं। इसमें भी 180 डिग्री लागू है, लेकिन आप वर्ड ऑर्डर के अनुसार चलिए। मान लीजिए मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स एट माई होम नाउ। मैंने लिख दिया ना। अब आ रही है, देखिए, हु यानी कि कौन, ये हमारा क्या हो गया? वर्ब यानी कि क्रिया। ये हमारा क्या हो गया? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ NL, NL मतलब नॉन लिविंग। ये मेरा क्या हो गया जी? लिविंग ऑब्जेक्ट। ये मेरा हो गया प्लेस, और ये मेरा क्या हो गया? टाइम। अब आइए, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सब्जेक्ट आमने सामने होंगे कि नहीं होंगे? तो मैं आई को हिंदी में क्या लिखूंगा? अच्छा, एक तरीका मैंने उसमें और बताया था, एक स्टेप इसमें मैंने छोड़ दिया कि पहले इसकी, जैसे इंग्लिश की हिंदी किए थे हम लोग, सॉरी हिंदी का इंग्लिश किए थे, अब इंग्लिश की हम लोग हिंदी भी कर सकते हैं। डायरेक्ट हिंदी कर लेंगे और फिर इस वाले प्रोसेस में क्या करेंगे? सजा देंगे। आई मतलब मैं, तो कौन? मैं। उसके बाद पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद अंग्रेजी, इसके बाद अपने छात्रों को अपने घर पर, और नाउ का अभी। ठीक। अब इसका देखिए, कौन, तो सबसे पहले कौन हो गया। चलिए, तो यहाँ सजाना शुरू करते हैं अब इसको। कौन, उसके बाद कब, अभी, उसके बाद कहाँ, अपने घर पर, उसके बाद कैसे, तो इसमें दिया नहीं है, छोड़ के आगे बढ़िए। किसको? छात्रों को। फिर क्या? अंग्रेजी। उसके बाद क्या? कार्य, पढ़ा रहा। हो गया कि नहीं? अब इसमें वर्ड ऑर्डर का एक रूल आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट का, जो अंग्रेजी में है कि दोनों का आगे पीछे लिख सकते हैं, तो हिंदी में तो नहीं लिख सकते। हिंदी में फिक्स होता है, पहले सजीव होता है, बाद में निर्जीव होता है, तब क्रिया होती है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। लगभग 180 डिग्री वाला रूल यहाँ पे भी लागू है, आप करके देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रिक सीख लिया कि वर्ड ऑर्डर की सहायता से हम लोग ट्रांसलेशन बना सकते हैं। क्या क्या अब जानना जरूरी रह गया है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा आई एम टीचिंग, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पढ़ा रहा हूँ। या हिंदी में लिख दिया मैंने पढ़ा रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे आई एम टीचिंग। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कब यहाँ क्या लिखा होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहीं पे आपको सीखने की जरूरत होती है वर्ब फॉर्म। क्या सीखने की जरूरत होती है? फॉर्म। और इसी वर्ब फॉर्म को हम लोग किस नाम से जानते हैं? टेंस। यानी वर्ब फॉर्म को अच्छे से सीख जाइए तो वो टेंस हो जाएगा। अब टेंस में और एक्स्ट्रा क्या सीखना होता है? दो चीज़ें, एक तो वर्ब फॉर्म, किस वर्ब फॉर्म से कौन सा टेंस बनता है, और दूसरी चीज़ कि किस वर्ब फॉर्म यानी किस टेंस का इस्तेमाल किस किस जगह पर किया जा सकता है। हर टेंस का इस्तेमाल हर जगह पे नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैंने अभी बोला तो मैंने लिखा पढ़ा रहा हूँ, और मैंने अभी की जगह क्या लिखा होता? प्रतिदिन, तो मैं यहाँ लिखता पढ़ाता हूँ। ठीक है। मैं अभी की जगह लिखता अभी अभी, या थोड़ी देर पहले, तो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया। ठीक है। जितनी भी चीज़ें अगर मैं इसमें चेंज करूँगा उसके अनुसार वर्ब पे भी उसका असर दिखाई देगा। तो हम लोग टेंस में जब रूल्स पढ़ेंगे, जब प्योर टेंस चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ ये पढ़ेंगे कि कौन से वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल किन किन सिचुएशन में हो सकता है। और अभी जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो चीज़ें पढ़ेंगे कि हिंदी में क्या लिखा रहेगा। जैसे पढ़ा रहा हूँ लिखा है और पढ़ा रहा था लिखा होता, तो क्या लिखते? ठीक है।
वर्ब फॉर्म हिंदी में के वर्ब को इंग्लिश के वर्ब से कंपेयर करके देखेंगे। दूसरी चीज़ सीखेंगे कि सेंटेंस कब एक्टिव में माना जाएगा और कब पैसिव में, और एक्टिव का ट्रांसलेशन करेंगे तो वर्ब फॉर्म कैसा दिखेगा और पैसिव का ट्रांसलेशन करेंगे तो वर्ब फॉर्म कैसा दिखेगा। ये हमारे नेक्स्ट क्लास की चीज़ है, यानी एक क्लास और ट्रांसलेशन का पूरा पैटर्न क्या हो जाएगा, ओवर। इसके बाद आपको एक और चीज़ सीखना बाकी